नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोमेन टॉक्स में, जहां पर हम बातें करते हैं मनी, करियर तथा ट्रैवल के बारे में। तो चलिए आज हम बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रेलवे की एक बहुत ही अच्छी जॉब है, जहां पर लोगों मतलब जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उसका करियर ग्रोथ किस तरह से रहता है, उनको किस तरह का काम करना पड़ता है और किस तरह से उनकी ज्वाइनिंग या पोस्टिंग या ट्रेनिंग वगैरह होती है। चलिए आगे इस वीडियो में हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड करती है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसमें मदद हो सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की ट्रेनिंग के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे पोस्टिंग के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, फिर चर्चा करेंगे उनकी सैलरी के बारे में, फिर चर्चा करेंगे प्रमोशन के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे पर्क्स यानी सुविधाओं के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में। किसी भी जॉब में जाने से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि आप एकदम नए होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है जॉब के बारे में। तो चलिए ट्रेनिंग में आपको जो है भेजा जाता है जब भी आप ज्वाइन करते हैं। ये ट्रेनिंग 1 महीने से लेकर 3 महीने तक हो सकती है। मान लीजिए कि ये 30 से 45 वर्किंग डेज का मिनिमम माना जाता है। इससे ज्यादा बढ़ाकर इसे 60 वर्किंग डेज का भी किया जा सकता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग को इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाए तो ये टोटल 3 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो जो पोस्टिंग होती है दोस्तों वो होती है सबसे पहले सैलरी या पेंशन डिपार्टमेंट में, उसके बाद या तो पास सेक्शन में होती है, फिर होती है ऑफिसर सेल में, या फिर स्टैब्लिशमेंट में, या फिर वर्क्स में। इसके अलावा आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्टोर में, विजिलेंस डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, इन सब में भी रखा जा सकता है। इन सब में आपका काम क्या होगा दोस्तों? तो जॉब प्रोफाइल जो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि आपका क्या क्या काम होगा। ये इसमें आप पोस्टिंग के डिपार्टमेंट पहले जान लीजिए। किसी भी जोनल हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो इन सब डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। चलिए जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। जॉब प्रोफाइल जो है दोस्तों वो है आपको ऑर्डर प्रिपेयर करना रहता है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में रहते हैं, आपके सीनियर अधिकारी जिस ऑर्डर को टाइप करने के लिए आपको बोलेंगे या प्रिपेयर करने को बोलेंगे तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करना ही आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी होंगे, वो भी ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। फिर आपसे अपर रैंक के भी अधिकारी उसको जो एम्प्लॉय होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं। तो ऑर्डर प्रिपरेशन में क्या क्या ऑर्डर करते हैं आप प्रिपेयर? ट्रांसफर ऑर्डर, पनिशमेंट ऑर्डर, प्रमोशन ऑर्डर, ज्वाइनिंग ऑर्डर, रिलीजिंग ऑर्डर, स्पेशल कोई और स्पेशल ऑर्डर होता है तो उसके बाद आप बिल प्रिपरेशन करते हैं, मतलब पेमेंट का भी प्रिपरेशन करते हैं, पेंशन का भी प्रिपरेशन आप ही करते हैं अगर आपका डिपार्टमेंट सैलरी या पेंशन से हुआ। तो वेज प्रिपरेशन में आप बिल ऑफ एम्प्लॉय, बिल ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद आप एम्प्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड का भी जांच करते हैं या उसको भी सर्विस रिकॉर्ड को भी रखने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। एम्प्लॉय को कोई एनओसी लेटर इशू करना है तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है अगर आप उस डिपार्टमेंट में है तो। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, कुछ कुछ डिपार्टमेंट के काम आपको करने पड़ेंगे जो यहाँ बताए गए। एनी एमओयू लेटर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब मान लीजिए रेलवे के किसी और के साथ कोलेब्रेशन होता है तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आप प्रिपेयर करेंगे, आपको बड़े अधिकारी बता देंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। फिर आता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री दोस्तों जो है वो अधिकारियों के द्वारा जो भी डेटा आपको दिया जाता है वो डेटा आपको एंट्री करके सेव करके रखना पड़ता है ताकि भविष्य में उस डेटा का कुछ इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है वो बीच बीच में अपडेट करना भी आप ही का काम है। जैसे जैसे एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है, अगर आप HRMS सेक्शन में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेक्शन में है, तो ये सब डेटा डिटेल्स अपडेट करना भी आप ही का काम है। फिर इसके
साथ साथ अगर मान लीजिए एम्प्लॉय का कहीं ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चले जाते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका पूरा डेटा जो होम डिपार्टमेंट है वहां से जहां उनका ट्रांसफर हुआ है वहां भेज देना, और उनके ओएस के साथ कंसल्ट बनाए रखना, ताकि जो डेटा है वो सही सलामत वहां तक पहुंच जाए, ताकि उनके सर्विस लाइफ में कोई इफेक्ट ना हो। डाटा ट्रांसफर टू जोन, ये तो आपको पता ही होगा, जोन के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है, वो सारे लिस्ट आप ही के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। मतलब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो होते हैं वो ये करते हैं, उनके वो बड़े अधिकारियों के संरक्षण में ये सब काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद अगर आपका डिपार्टमेंट जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर आपको रखा जाता है क्लर्क के रूप में, तो आपको मेडिकल कार्ड इशू करना, बनाना, उसको ठीक से रिकॉर्ड में रखना, ये भी आपका काम होता है। अगर आपको आरटीआई सेल में रखा जाता है तो आरटीआई सेल का रिकॉर्ड रखना, उसका जवाब प्रिपेयर करना, उसको सिग्नेचर कराना, ये भी आपका काम रहता है। इसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट ऑर्डर, मान लीजिए कोर्ट का कोई केस वगैरह होता है, वो भी आपको अगर उसके लिए कोई अगर आपको कोई चिट्ठी वगैरह बनानी पड़ती है तो आपको लीगल डिपार्टमेंट में भी दिया जा सकता है, जहां पर आप ये चिट्ठी प्रिपेयर करके अपने सीनियर अधिकारियों को पेश करेंगे। फिर आता है विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर। विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर इन द सेंस, मान लीजिए आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा दिए गए ऑर्डर को भी आप ही प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम होता है ऑर्डर टाइप करना और डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन बनाए रखना, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर या जो भी डेटा वगैरह है वो तुरंत से तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो रेलवे का काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो स्मूथली हो सके। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है वो किस तरह से काम करते हैं और उनका कितना महत्व होता है, तो उनके जॉब प्रोफाइल का कितना महत्व है वो आपको पता चल गया। तो चलिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, वो है सैलरी की। तो सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को कितना सैलरी मिलता है तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले सैलरी के जो कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं जो है, और कब से ये सैलरी दी जाएगी, मतलब कैलकुलेट करने के लिए मैंने ली हुई है वो जनवरी 2023 से ली हुई है। कंपोनेंट में क्या क्या है, सबसे पहले बेसिक है, फिर डीए है जो 42% हो चुका है, फिर एचआरए है, हमने एक्ससीटी के रूप में 27% लिया हुआ है, फिर टीए प्लस टीए के साथ जो डीए मिलता है दोनों को जोड़कर लिया हुआ है। उसके बाद ग्रॉस पे है, तो जो बेसिक सैलरी होती है वो लेवल 5 में शुरुआती जो बेसिक सैलरी होती है वो 29,200 होती है। उसके बाद जो डीए होता है वो 12,264 रुपए, एचआरए जो होता है 7,884 रुपए, और टीए के साथ जो डीए है वो दोनों को मिला देने से आपको 5,112 रुपए मिलते हैं। तो ग्रॉस पे जो आपका एक्स सिटी में होता है वो होता है 54,460 रुपए। इसमें एचआरए जो एक्स सिटी का है वो भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप क्वार्टर वगैरह लेते हैं तो ये जो एचआरए कंपोनेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें डिडक्शन की। तो एनपीएस आपका कटता है दोस्तों, फिर आरईएएस रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम भी आपका कटता है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स भी आपका कटता है, और नेट सैलरी उसके बाद आती है। तो एनपीएस जो है वो 4,146 रुपए, आरईएएस जो होता है वो 30 रुपए, और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो एक्स सिटी में लगभग 200 रुपए है, तो 200 रुपए कटता है। इन तीनों कंपोनेंट को जब हम घटा देंगे दोस्तों तो आपका जो नेट सैलरी है वो 50,084 रुपए, यानी नेट इन हैंड सैलरी 50,000 रुपए, और उससे मतलब 50,000 से 84 रुपए ज्यादा आएगी। तो दोस्तों ये जो सैलरी है एक एक्स सिटी में एक न्यू ज्वाइनर के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाएगी। मेरे हिसाब से जब मैंने रेलवे ज्वाइन किया था तो 30-32 हजार रुपए ही मिलते थे। अभी जो है जब आप नया ज्वाइन करेंगे या भविष्य में भी ज्वाइन करेंगे तब भी इसमें जो रिवाइज्ड होगा वो भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और अगर भविष्य में भी आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए सॉमेंट टॉक्स को। आप लोगों के सपोर्ट से ही 300 सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी और आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पर वापस आते हैं और बात कर लेते हैं सैलरी के बाद जो है
एक सैलरी टेबल मैंने बनाया है जिसमें XYZ सिटी सबका मैंने टेबल बना लिया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। जहां पर मैंने बेसिक पे लेवल 5 के हिसाब से लिया हुआ है और XYZ सारे सिटीज का कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसमें देखिए X सिटी का जो ग्रॉस पे है 54,760, Y सिटी का 49,276 और Z सिटी का 46,648 रुपए बनता है। और इन हैंड सैलरी जो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो X सिटी का 50,084, Y सिटी का 44,925 और Z सिटी का 42,342 रुपए होता है। तो इस टेबल से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जानकारी है XYZ सिटी, आपका जिस भी सिटी में पोस्टिंग हो रहा है उस सिटी में आपको कितना सैलरी मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो टेबल है इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके रख लिए होंगे ताकि आपको भविष्य में सुविधा हो इसके अपना सैलरी कैलकुलेट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। प्रमोशन देखिए, प्रमोशन जो है दो तरह का होता है। सबसे पहला प्रमोशन होता है वो होता है नॉर्मल प्रमोशन, और दूसरा जो प्रमोशन होता है वो होता है स्पेशल प्रमोशन। पहला जो नॉर्मल प्रमोशन होता है वो नॉन ऑफिसर्स रैंक के प्रमोशन को नॉर्मल प्रमोशन कहा जाता है और ऑफिसर रैंक्स के प्रमोशन को स्पेशल प्रमोशन कहा जाता है। नॉन ऑफिसर रैंक्स के प्रमोशन को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन ऑफिसर रैंक्स में कैसे प्रमोशन होता है। सबसे पहले आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में लेवल 5 में ज्वाइन करते हैं, जहां आपका ग्रेड पे होता है 2800। उससे कुछ सालों के बाद, मान लीजिए दो सालों के बाद आप तो एलिजिबल हो जाते हैं, अगर वैकेंसी रहती है तो आप OS बनते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यानी लेवल 6 में। 4 से 5 साल जो है आपको लगता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनने के बाद। OS में अगर वैकेंसी होती है तो आप 4200 ग्रेड पे में प्रमोट हो जाते हैं। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो OS के बाद यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद आप बनते हैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट माने COS, जो लगभग लेवल 7 का जॉब है। और आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के बाद चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में 8 से 10 साल अंतिम प्रमोशन यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के दिन से लग जाते हैं, और ये 4600 ग्रेड पे का जॉब होता है। ये हुआ नॉन ऑफिसर्स प्रमोशन। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सा कैंडिडेट है वो ऑफिसर रैंक में प्रमोट होगा और कौन सा कैंडिडेट जो है वो नॉन ऑफिसर रैंक में प्रमोट होगा। नॉन ऑफिसर रैंक्स के जो कैंडिडेट हैं या नॉन ऑफिसर में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एक तय क्राइटेरिया या आयु सर्विस पीरियड पूरा करने के बाद उनको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम से गुजरना पड़ता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर वो पार कर लेते हैं, जिसको LDC GDC के नाम से जाना जाता है, उनकी वैकेंसी बीच बीच में निकलती रहती है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है मतलब एज ए एम्प्लॉय, तो आप नॉन ऑफिसर से ऑफिसर रैंक में प्रमोट हो सकते हैं इस एग्जाम को पास करने के बाद। तो ऑफिसर रैंक में जाने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना होगा, इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई के साथ नाता रिश्ता तोड़ना नहीं है। अगर आप ऑफिसर रैंक में प्रमोट हो जाते हैं तो आपका जो सैलरी है बहुत ही हैंडसम सैलरी हो जाएगा आगे बढ़ के। चलिए देखते हैं कि ऑफिसर रैंक में आपका प्रमोशन कैसे होता है। तो स्पेशल प्रमोशन में हमने ऑफिसर रैंक प्रमोशन को रखा है, क्योंकि ऑफिसर रैंक में सैलरी ज्यादा है तो इसका प्रमोशन जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कितने लेवल तक प्रमोट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम पास करने के बाद सीधे APO बनते हैं, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, यानी लेवल 9 5400 ग्रेड पे में। उसके बाद आप बनते हैं डिविजनल पर्सनल ऑफिसर लेवल 11 यानी 6600 ग्रेड पे का। उसके बाद आप बनते हैं सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर लेवल 12, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर लेवल 12 में, जहां पर वो 7600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ऑफिसर रैंक का प्रमोशन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सुविधाओं की बात करते हैं। देखिए, नौकरी तो जिंदगी भर करना, आप प्रमोट होते जाएंगे। आप अगर ऑफिसर रैंक में प्रमोट होते हैं तो लेवल 12 तक जाएंगे, अगर नहीं प्रमोट होते हैं तो लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 तक, अंतिम तक मतलब MSCP से जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस जॉब में अन्य जॉबों की तुलना में क्या सुविधाएं प्राप्त है। सबसे पहले है पीसफुल ड्यूटी, माने शांति पूर्वक आपको काम करना है। ऑफिस में बैठना है, 10 बजे आना है, 6 बजे जाना है। नो नाइट ड्यूटी, कोई भी रात्रि सेवा की ड्यूटी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप ड्यूटी कर सकते हैं, रात में कोई भी ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। गुड कनेक्शन, ऑफिसर्स के आसपास उठने बैठने से ही
अच्छा पर अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो ऑफिसर के नज़र में रहते हैं, आपका कोई भी काम ऑफिसर के थ्रू जल्दी हो जाता है। आप उनके नज़र में रहेंगे तो आपका कनेक्शन भी अच्छा बना रहेगा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी। फैमिली को आप पूरा समय दे सकते हैं, कोई मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटी नहीं होता है, एक फिक्स ड्यूटी है। तो आप सुबह में भी फैमिली में समय दे सकते हैं और शाम में भी फैमिली को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। पूरा समय आप फैमिली के साथ व्यतीत कर सकते हैं, बस 8 घंटा आपको ड्यूटी का देना है। कैरियर ग्रोथ, इनसाइड कैरियर ग्रोथ तो आपको पता ही है, नॉन ऑफिसर रैंक में भी प्रमोट हो सकते हैं, ऑफिसर रैंक में भी प्रमोट हो सकते हैं। इसके अलावा जो खाली टाइम है, लीजर टाइम का उपयोग करके आप बाहर में भी अपना कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद डेस्क जॉब है। डेस्क जॉब है इन द सेंस आपको कहीं इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, किसी को भी कोई भी जवाबदेही आपकी नहीं बनती है, तो आराम से आप डेस्क जॉब में ड्यूटी कर सकते हैं। एक ही डेस्क पे बैठिए, बहुत ज्यादा क्या होगा, पेट निकल जाएगा और क्या। लेस ट्रांसफर होता ही नहीं है, मतलब लगभग मान के चलिए कि नहीं होता है, क्योंकि ये पोस्ट ही ज्यादा नहीं है, तो आपका ट्रांसफर कहाँ होगा। एक जोनल हेडक्वार्टर से अगर आपको लोअर वर्क्स में भेज देगा या फिर वर्क्स से जोनल हेडक्वार्टर भेज देगा, बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। पब्लिक से कोई डीलिंग नहीं होती है, तो पब्लिक का एजिटेशन नहीं झेलना है। सबसे शानदार बात यही है, क्योंकि रेलवे से तो कभी कभी पब्लिक खफा हो जाती है, तो स्टेशन मास्टर वगैरह के साथ बदतमीजी पर भी उतारू हो जाती है, लेकिन आप लोगों को ये सब झेलना नहीं पड़ेगा, आप आराम से ड्यूटी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हॉलीडेज। हॉलीडेज तो आपको पूरा मिलेगा, मिनिस्ट्रियल स्टाफ होने का फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा हॉलीडेज मिलेंगे। सैटरडे संडे हो सकता है छुट्टी भी मिले, संडे तो छुट्टी है ही, सैटरडे भी हो सकता है छुट्टी मिल जाए। तो 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी, उसके अलावा और एक्स्ट्रा छुट्टी। तो ये सब सुविधाएं आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में मिलती है। इधर तो वीडियो देखने के बाद एक बार और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम बात कर लेते हैं इस चैनल में प्रीवियस कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। उन वीडियो के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहली वीडियो जो है, जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। ऐसे तो सारी वीडियो ही लाभदायक है, लेकिन कुछ वीडियोस हैं, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की एक वीडियो है, वो हमने अपलोड कर रखी है, आप चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा JAA जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक वीडियो डाली हुई है। उसके अलावा मैंने रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए जो SBI के द्वारा एक स्पेशल रेलवे अकाउंट दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसकी भी एक वीडियो है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का सैलरी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो भी इस चैनल में वीडियो में दिया हुआ है। आपको वीडियो में थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि किस तरह मतलब थंबनेल क्या क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है और आपको इन चारों में से कोई भी वीडियो को देखना है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, ताकि इस चारों वीडियो को आप इजीली देख सकें। सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो सबसे अंतिम वीडियो जिसमें सैलरी है वो मैंने बता दिया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो कृपया आप इस चैनल के साथ जुड़िए। अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने में बीच बीच में कुछ देरी हो जाती है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रदान कर पाएँ। आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में सवाल अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है somentalks@gmail.com। यहाँ पर आप अगर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर ईमेल करेंगे तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, ताकि हम आपसे मोबाइल फ़ोन पर बात करके आपका जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करें। इन्हीं सब बातों के साथ सोमेन टॉक्स आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।